क्लास 12th के लिए प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत विभिन्न विषयों के मॉडल क्वेश्चन जारी किए गए हैं जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास, भूगोल, इंग्लिश का मैंने मॉडल सेट 1 कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th अर्थशास्त्र जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए समान है के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग सेट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन भाषा से उद्धृत हुआ है? तो माइक्रो शब्द जो है वो आपका ग्रीक भाषा शब्द से उद्धृत हुआ है। माइक्रो हो या मैक्रो हो, वो दोनों ही ग्रीक भाषा से उद्धृत हुआ है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये मानव कल्याण जहां शब्द आ गया वहां मार्शल हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था 3 तरह के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। भारत में जो है अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण पूछा गया तो इनमें सभी हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उपभोक्ता व्यवहार एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, या इसलिए यह हो जाएगा सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है? तो मूल प्रतिपादक जो है आपका गोसेन है। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। उपयोगिता की माप की जाती है तो उपयोगिता की माप जो होता है ऐसे यूटिल में किया जाता है, लेकिन यहाँ मुद्रा के द्वारा भी इसकी माप की जाती है। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो कुल उपयोगिता जो है वो घटने लगती है। देखिए इस तरह का आप लोगों ने फिगर देखा होगा, ये है आपका सीमांत उपयोगिता। जब ये घटने लगता है तो ये आपका कुल उपयोगिता। ये भी क्या होता है? ये सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि चाय और कॉफी जो है वो प्रतिस्थापक वस्तु है। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है? तो जीवन की अनिवार्य वस्तु, मतलब इसके लिए हम लोग कोई भी मूल्य दे सकते हैं। मतलब मूल्य ज़्यादा रहे तो भी हमको लेना है, मूल्य कम रहे तो भी लेना है, इसीलिए इसको बेरोजगार होता है। जीवन की अनिवार्य वस्तु। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा। कृषि में मुख्यतः लागू होता है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये सब क्वेश्चन बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। ये फॉर्मूला है टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। जिस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और ये एआर रेखा है, तो और ये है आपका एक्स अक्ष, इसके समानांतर होता है। एकाधिकार की विशेषता क्या है? तो एकाधिकार मतलब बेचने वाला एक, खरीदने वाला बहुत। तो यहाँ पर हो जाएगा एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है? तो ये भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। यही एआर का रेखा है, यही एमआर का रेखा, और ये है आपका एक्स अक्ष। तो ये होता है किस में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? तो फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है एमआर बराबर एमसी, और दूसरा शर्त है कि एमसी की रेखा एमआर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। ये दूसरा शर्त था, ये पहला। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जे एम केन्स। 1936 में इस किताब को उन्होंने लिखा था। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, रैगनर फ्रिश ने किया था। निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन है एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस घिसावट। शुद्ध घरेलू उत्पाद कुल घरेलू उत्पाद से कम होता है। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो यह स्टॉक का उदाहरण है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसकी परिभाषा है? ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है, हार्ले विदर्स के द्वारा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये भी हिट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1935 को। भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ये भी हिट क्वेश्चन है। ये 150 शिक्षकों द्वारा ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है, इसीलिए सभी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया है। अगला है कौन सा कथन सत्य है, तो ये फॉर्मूला है, ये MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब मानी जाती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो उपहार कर एवं आयकर दोनों को। भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है, तो बी और सी मतलब दृश्य और अदृश्य मदे दोनों आती है। दृश्य मदे मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, अदृश्य मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे सेवाएं जो होता है, सेवाएं वो सब अदृश्य मदे में आती है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत क्या होता है, तो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो पहला समस्या है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें। बच्चों ये जो आंसर है वो मॉडल क्वेश्चन में ही दिया गया था, ऑफिशियल ये आंसर दिया गया है, इसीलिए ये जैसे है वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला है MU बराबर TUN-TUN-1 या फिर डेल्टा TU बटा डेल्टा N। कहने मतलब है कि अगर आप पहला इकाई से 10 आपको उपयोगिता मिला, दूसरा से आपको 15 उपयोगिता मिला, तो सीमांत उपयोगिता या पहला इकाई का तो नहीं लिख लेगा, शून्य लिख लेगा, दूसरा इकाई का हम लोग सीमांत उपयोगिता निकालेंगे, तो यहाँ TUN जो है वो मेरा 15 कहलाएगा और TUN-1 मतलब इसका एक पहले वाला, तो कितना हो जाएगा 10, तो 15 में 10 को घटा देंगे तो 5 मेरा सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। कीमत रेखा क्या है, तो कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाता है या बाजार कीमत तथा एक फर्म के उत्पादन मात्रा के बीच संबंध को दर्शाती है। काला बाजारी का क्या अर्थ है, तो किसी आकस्मिक स्थिति के चलते वस्तु विशेष की कमी आ रही है, उसका लाभ उठाते हुए वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचकर अनुचित लाभ कमाने की प्रक्रिया काला बाजारी कहलाती है। मतलब बाजार में पहले जब इन्वर्टर ये सब नहीं था तो किरासन तेल मान लीजिए सब जगह से खरीद के व्यापारी अपने गोदाम में रख लिया है, अब किरासन तेल कहीं नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, ऊंचा दाम पर उसको बेचने लगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं काला बाजारी। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं, तो मूल्यह्रास एक रेखा वर्ष में उत्पादित, एक रेखा यहाँ लिखा गया, यहाँ होना चाहिए लेखा, एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में समान टूट फूट और उसके घिसावट के कारण वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब आपका मशीन है, वो मशीन पर आप काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें घिसावट आती है, कोई कल पुर्जा घिस गया, कुछ खराब हो गया, उसी को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। सीमांत बचत की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, इसका परिभाषा हम लोग इस सूत्र के आधार पर रख सकते हैं। MPS का फॉर्मूला होता है हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति का डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। प्रगतिशील कर क्या है, तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है, ऐसा कर प्रगतिशील कर कहलाता है, मतलब आय के साथ वो प्रगति करता है। उत्पादन संभावना वक्र से क्या समझते हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावना अथवा संयोगों को दिखलाती है जिन्हें दिए हुए साधनों तथा उत्पादन की तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यहाँ आप दे सकते हैं एक्स वस्तु और वाई वस्तु की संभावनाओं को दिखाया गया है, जैसे ई बिंदु पर तो इसकी संभावना कितना है वाई वस्तु का OA और एक्स वस्तु का OC। जब हम ई से एफ बिंदु पर आते हैं तो वाई वस्तु के उत्पादन की संभावना में कमी हो जाती है और एक्स वस्तु की संभावना में वृद्धि होती है। तो इन दोनों बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो जो हमको वक्र प्राप्त होगा वो उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान है। बच्चों इसमें जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिएगा, मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है,
और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है, जिसको हम लोग मांग का नियम कहते हैं। इसकी मान्यता है कि अन्य वस्तु की कीमत स्थिर हो, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि और फैशन में स्थिर हो। उसके बाद अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की होती है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन सीमांत लागत की रेखा दिए गए कारक मूल्य के साथ प्रारंभ में गिरती है और न्यूनतम बिंदु तक पहुंचने के बाद इसमें वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र यू आकार का होता है और ये चित्र आप देख सकते हैं। कहने मतलब है परिवर्तनशील अनुपात का नियम इस तरह होता है, ठीक है। और ये है आपका लागत का नियम। तो जब शुरू में क्या होता है, उत्पादन तेजी से बढ़ता है, मतलब शुरू में आपको साधन कम लग रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर आप तालाब में मछली पकड़ने गए या कोयला का खनन खनन कर रहे तो ऊपर में आपको कोयला ज़्यादा मिलता है, मतलब उसमें खदान को खोदने में आपको खर्च कम लग रहा है, मतलब लागत घट रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है। एक सीमा के बाद ये क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो यहाँ भी इस लागत भी आपका स्थिर हो जाती है इस बिंदु पर। उसके बाद कुल उत्पादन घटने लगता है। अगर कुल उत्पादन घटने लगा, क्योंकि आप गहराई में जा रहे हैं तो आपको साधन ज़्यादा लगेगा, खर्च ज़्यादा लगेगा, तो आपका कुल उत्पादन उस हिसाब से नहीं आएगा, तो इसका मतलब लागत बढ़ने लगता है। तो परिवर्तनशील अनुपात नियम ये हो गया और ये है लागत का नियम। तो इसके कारण ये आपको यू आकार का हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत का निर्धारण करता है, फर्म उस कीमत को स्वीकार करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका मूल्य का रेखा जो एक्स अक्ष के समानांतर होती है, और ये है मांग और पूर्ति के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण होता है। और मांग और पूर्ति के द्वारा कौन मूल्य को निर्धारित करता है? तो उद्योग निर्धारित करता है। उद्योग जो होता है बड़ी इकाई होती है और उसके अंतर्गत फर्म काम करते हैं, और फर्म उद्योग जो कीमत को निर्धारित करेगा, फर्म को उस कीमत को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हीरो हांडा पहले गाड़ी था, तो हीरो हांडा के अंतर्गत और भी गाड़ी थे, सीडी डिलक्स, पैशन प्रो, पैशन। तो ये सब जो पैशन प्रो, पैशन, ये सब गाड़ी है वो फर्म कहलाएगा, और हीरो हांडा जो है वो उद्योग कहलाएगा। दी गई कीमत पर एक फर्म एक वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचना चाहता है बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा ओ एक्स अक्ष के समानांतर होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। राष्ट्रीय लेखा से आप क्या समझते हैं, उसका महत्व बताएं। तो सभी देश अपनी राष्ट्रीय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे राष्ट्रीय लेखा कहा जाता है। मतलब माने अर्थव्यवस्था जो है भारत है अपना क्या करता है, खर्च या आय का लेखा जोखा रखता है, लिख के रखता है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय लेखा कहते हैं। जैसे एक परिवार में भी जो क्या आमदनी हुआ, कितना हमको खर्च करना है, कितना दूध वाला को दिए, कितना पेपर वाला को दिए, ये सारा चीज़ को अगर हम लोग डायरी में लिख के रखते हैं तो उसी तरह देश भी अपना हिसाब किताब रखता है, जिसको हम लोग लेखा कहते हैं। यह व्यवसाय लेखा की तरह ही दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय के तीन पहलू है। उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, जिसे राष्ट्रीय लेखांकन में हम कौन मूल्य को शामिल करेंगे, तो अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल करेंगे। फिर साधन आय का योग, कुल अंतिम व्यय संबंधित विवरणों का राष्ट्रीय लेखा कहा जाता है। इसका क्या महत्व है, तो देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में, फिर है दूसरा राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र के अंश का अनुमान लगाने में, और विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने में इसका महत्व है। केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर बताएं। केंद्रीय बैंक जो होता है वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और अपने आसपास आपको जितना भी बैंक नजर आता है सभी वाणिज्य बैंक है, जिसको हम लोग व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो पहले अर्थ। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है और निर्देशन करता है। मतलब ये समझिए एक तरह से मालिक होता है, ये दिशा निर्देश करता है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। वाणिज्य बैंक उस बैंक को कहते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋण देते हैं। जमा स्वीकार करना मतलब आम आदमी से जमा लेता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें उधार भी देता है। उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण कर के देश में स्थिरता लाना है। जबकि व्यावसायिक बैंक का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। संबंध क्या है, इसका संबंध जनता के साथ सीधा संबंध नहीं होता, मतलब जनता इससे केंद्रीय बैंक से लेन देन नहीं कर सकती है, जबकि वाणिज्य बैंक से जनता सीधा लेन देन कर सकती है। फिर है विदेशी मुद्रा
आरक्षण का संरक्षक है तो केवल विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है, ये संरक्षण करता है और ये केवल लेन देन करता है। इस अंतर को आप लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसे कैसे मापा जाता है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे लिखिएगा बच्चों। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो इसका परिभाषा को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो कहेंगे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब आय अगर आप 10 रुपया कमाए तो 10 रुपया में कितना खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो परिवर्तन होगा मतलब कमाने में मतलब आय में और खर्च में जो परिवर्तन होगा उसी की दर को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं निकाला गया है, जैसे आय है आपका, आय है 100, 200, 300, 400, उपभोग दिया हुआ है 100, 150, 200, 250, 300। आय में परिवर्तन हमको तो इसका फॉर्मूला क्या है? MPC का फॉर्मूला डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो पहले डेल्टा सी का हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? जैसे शुरू वाला खाली रहेगा, 150 में 100 को घटा देंगे 50, 200 में 150 50, 250 में 2 50, 300 में 250 को 50, डेल्टा सी निकल जाएगा। डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? आय को घटाएंगे, शुरू वाला खाली 100 में 0 घटाएंगे 100, 200 में 100 को घटाएंगे, 300 में 200 को घटाएंगे और 400 में इसको। इसके बाद इसको फॉर्मूला में बैठा देना डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी मतलब 50 ऊपर रहेगा और डेल्टा वाई नीचे रहेगा, कितना? तो 50 बटा 100। तो आपका कितना आ जाएगा? 0.5। फिर 50 बटा 100 0.5। इस तरह हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को निकाल लेंगे। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताएं। तो प्रत्यक्ष कर अपनी भाषा में बताते हैं जिस पर टैक्स लगाया गया वही टैक्स को अगर भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा, और यदि जिस पर टैक्स लगाया गया वो टैक्स का भुगतान ना करके दूसरा पर टाल देता है तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना होता है वह इस कर के बोझ को दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है। कैसे टालता है? जैसे तेल कंपनी पर, हमारे धारा रिफाइंड तेल कंपनी पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, वो क्या कर देगा? टैक्स का जो सामान बनाएगा धारा रिफाइंड उसी में टैक्स को मूल्य में जोड़ के भेज देगा, और जो ग्राहक उसको खरीदेगा उस तेल को वो टैक्स का भुगतान करके ही खरीदेगा। तो सरकार ने तेल कंपनी पर लगाया, उसने टाल दिया ग्राहक पर, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अनिवार्य भुगतान होता है, मतलब प्रत्यक्ष कर जो होता है वो अनिवार्य भुगतान होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है व्यक्ति संबंधित वस्तु नहीं खरीदने पर बच जाते हैं। अगर वस्तु हम लोग नहीं खरीदेंगे उस वस्तु को तो उसका टैक्स हम नहीं देंगे। यह प्रगतिशील कर होते हैं जैसे आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। यह प्रगतिशील कर नहीं होते जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वस्तु और सेवा कर। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे लिख दीजिएगा आप लोग। अपनी भाषा में बता देते हैं कि उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर अब हम अन्य साधनों में अगर वृद्धि करते हैं तो उत्पादन क्या होता है? मेरा तेजी से बढ़ता है, फिर घटते हुए दर से बढ़ता है, फिर घटने लगता है। इसी को हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। इसकी मान्यता है कि उत्पत्ति का अन्य साधन स्थिर तथा एक परिवर्तनशील है। फिर है परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होते हैं। स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। ये है आपका पहला अवस्था जहां तेजी से बढ़ता है कुल उत्पादन, यहाँ से यहाँ प्रथम अवस्था, यहाँ से यहाँ दूसरा अवस्था और इसके बाद इधर तीसरा अवस्था है। तो यहाँ प्रथम अवस्था में क्या होता है? कुल उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है और फिर घटने लगता है। फिर है सीमांत उत्पादन तेजी से घटता है, कुल उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन भी घटता है, और कुल उत्पादन जहां अक्ष को काटेगा मतलब सीमांत उत्पादन जहां शून्य होता है वहां कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। उसके बाद जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है, औसत उत्पादन भी घटने लगता है। तो यही 3 अवस्था का यहाँ नीचे जिक्र किया गया है। तो प्रथम अवस्था में क्या है? प्रथम अवस्था स्थिर साधन के साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। शुरू में टीपी, एपी तथा एमपी तीनों बढ़ते हैं या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, मतलब ये जो प्रथम अवस्था आप देख रहे हैं इसके बारे में बताया कि इसमें सभी बढ़ते हैं।
दूसरा अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में एपी तथा एमपी मतलब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादन दोनों घट रहा है किंतु घटनात्मक होते हैं। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां टीपी अधिकतम एवं एमपी शून्य होता है। टीपी बढ़ता है किंतु घटती दर से बढ़ता है। तीसरी अवस्था मतलब ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में एमपी शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाती है और इसके कारण यह घटता है। तो यहाँ ये तीसरी अवस्था है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत दिया हुआ है, वस्तु की मांग दिया हुआ है। तो जो शुरू का कीमत है इसको हम लोग मान लेंगे P और जो बाद का कीमत है इसको मान लेंगे P1। ये आपका Q हो जाएगा और ये बाद वाला कहलाएगा Q1। हम लोग निकालेंगे डेल्टा P। तो डेल्टा P माइनस P1 कर देंगे तो मतलब 8 माइनस 6 तो मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर डेल्टा क्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे क्यू माइनस क्यू मतलब 32 में 42 को घटा देंगे। तो यहाँ पर निकाला हुआ आप लोग देख सकते हैं, डेल्टा पी निकाल दिए, डेल्टा क्यू निकाल दिए घटा के। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने पी बट्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना हम लोग निकाले हैं तो मान बैठा देंगे, डेल्टा क्यू का मान है -10, यहाँ बैठा दिए। इसके जगह पर डेल्टा पी का मान है 2 तो यहाँ बैठा दिए। पी मतलब शुरू का मूल्य, तो शुरू का मूल्य 8 था मेरा, था 8। डेल्टा क्यू मतलब शुरू का मात्रा कितना था 32। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 1.25। तो ये 1.25 क्या है कि एक से ये अधिक है, इसलिए मांग की जो कीमत लोच होगी वो एक से अधिक होगी, ग्रेटर देन 1 है। कीमत लोच इकाई से अधिक है अथवा सापेक्षिक लोचदार है। एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु अथवा सेवा का एक मात्र उत्पादक एवं विक्रेता होता है। निकट स्थानापन्न के अभाव के कारण उद्योग एवं अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है। मतलब बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाले बहुत होते हैं और कोई भी फर्म आसानी से उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकता। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला उत्पादन होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात एकाधिकार में फर्म ही उद्योग है अथवा उद्योग ही फर्म है। वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। मूल्य निर्धारण होगा, एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल होता है। सीमांत आगम औसत आगम से कम मतलब AMR लेस देन AR होता है। इसमें उत्पादक कीमत निर्धारक होता है। किसी वस्तु का मूल्य तथा उस वस्तु की पूर्ति दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता है। यदि वह वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण स्वयं एकाधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो सभी देशों के विभिन्न बैंकों के शीर्ष स्थान पर एक केंद्रीय बैंक होता है जिस पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है। केंद्रीय बैंक देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करता है तथा सभी बैंकों के बैंक का कार्य करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसका कार्य है तो कागजी नोट जारी करने का कार्य, मतलब नोट जारी कौन करता है तो केंद्रीय बैंक करता है। फिर बैंकों का बैंक का कार्य, केंद्रीय बैंक सब बैंक का बॉस होता है, इसलिए वो बैंक सब बैंक को ऋण देता है और जरूरत पड़ने पर देश को भी ऋण देता है। फिर सरकार का बैंक एजेंट एवं सलाहकार, ये क्या है केंद्रीय बैंक सरकार से ही लेन देन करता है, ये आम आदमी से लेन देन नहीं करता है, उसके एजेंट के रूप में काम करता है और उसको वित्तीय सलाह भी देता है, किसको सरकार को। साख नियंत्रण का कार्य, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है तो वो साख को नियंत्रण करता है, मुद्रा को नियंत्रण करता है, इस ये काम है। फिर विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करता है। 51 है कि डेल्टा वाई 1600 है, डेल्टा आई 400 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब आपको MPC का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ है डेल्टा आई मेरा 400 और डेल्टा वाई 1600। तो सबसे पहले हम लोग गुणक का मान निकालेंगे। गुणक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई है मेरा 1600 और डेल्टा आई है 400, भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा 4। तो गुणक का मान कितना आ गया 4। अब हम लोग MPC गुणक का एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, इसमें MPC आपको नज़र आ रहा है तो यहीं से हम लोग मान को निकालेंगे।
तो गुणक का मान हम लोगों ने कितना निकाला 4, तो यहाँ k के जगह पर 4 बैठा दिए और सेम रहा। अब ये क्या करेंगे, तिरछा गुना इससे कर देंगे, तो 4 किससे गुना होगा, 1 से, तो 4 हो गया। फिर 4 है सो MPC से गुना होगा तो -4 MPC और बराबर 1 हो जाएगा। फिर इधर उधर कर देंगे इसको और उसके बाद MPC का मान आपका आ जाएगा 0.75। संतुलित बजट, अधिक बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या कीजिए। तो बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय व्यय का अनुमानित विवरण होता है। यह देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का सूचक होता है। संतुलित बजट, तो संतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। मतलब सरकार की अनुमानित आय बराबर सरकार की अनुमानित व्यय, मतलब खर्च और आय दोनों बराबर है। अधिक बजट क्या है, तो अधिक बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होती है, मतलब कमाई ज़्यादा है खर्चा कम है, तो ये अधिक बजट हो जाएगा। घाटे का बजट क्या है, तो घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय सरकार के अनुमानित आय से अधिक हो जाती है, मतलब खर्च ज़्यादा हो जाता है कमाई कम हो जाता है, तो ये घाटे का बजट कहलाता है। भारत जैसे विकासशील देश में घाटे का बजट एक अनिवार्य हो जाती है क्योंकि इससे मुद्रा अतिरिक्त प्रवाह उपलब्ध होता है। तो बच्चों ये थे प्रोजेक्ट परख के तहत निकाला गया इकोनॉमिक्स का सेट 1 के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।